बच्चों, मैंने पहली वीडियो में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के बारे में बता दिया था आपको कि अब हम ये जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति घटित हुई, उसके पीछे के कारण क्या थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति से का जो मूलभूत कारण था, उसमें राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के लिए उसने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई थी। क्या क्या बताई थी? फ्रांस का जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी, उसमें तीनों स्टेट्स के लोग आए थे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अब मैं आपको एक क्लियर करा स्टेट्स क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट्स, तीन स्टेट्स में फ्रांस का समाज विभक्त था। ये थी फ्रांस की उस समय की सामाजिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की ये सामाजिक स्थिति थी। अब सबसे पहला वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो था, उसमें क्योंकि फ्रांस में ईसाई धर्म था, पूरे यूरोप में अमूमन ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे और ईसाई धर्म की जो धार्मिक शिक्षा देने का काम था इनका, और राजा के ऊपर भी और समाज के ऊपर भी, दोनों वर्गों में पादरी वर्ग का बड़ा प्रभाव रहता था, क्योंकि धर्म का प्रभाव दुनिया भर के सभी समाजों में बराबर देखा जाता है। आप इसको भारत के समाज से समझ सकते हो कि भारत में जो पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सभी भारत का जो पुजारी वर्ग है वो कराता है। इसमें ब्राह्मण आते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो धार्मिक क्रियाकलाप जो थे और शिक्षा देने का काम जो था वो पादरी वर्ग का था। तो पादरी वर्ग का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। राजा का ऊपर भी इसका प्रभाव चलता था और एक तरह से पादरी लोग धर्म के द्वारा राजा को ये मान्यता देते थे कि राजा जो है वो धरती के ऊपर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और क्योंकि राजा के ईश्वर का प्रतिनिधि होने की जो बात की स्थापना पादरी वर्ग करता था, इसलिए राजा भी इस वर्ग का बड़ा ख्याल रखता था। पादरियों की जो ये बात थी, धर्म की जो सत्ता से राजा की प्रमाणिकता या स्वीकृति जो थी, वो राजा को समाज में एक कानूनी या धार्मिक रूप से वैधता प्रदान करता था। तो इस तरह से पादरी वर्ग बहुत प्रभावशाली था, राजा के ऊपर ही प्रभाव रहता था। और राजा ने पादरियों को चर्च का खर्च चलाने के लिए जमीनें जागीरें दान में दे रखी। पादरी वर्ग जो था वो लोगों के ऊपर टैक्स भी लगाता था और लोगों से बेगार भी करवाता था। यानी जो चर्च की ज़मीनें थी, कुछ लोग उसके खेतों में काम करने के लिए मजबूर होते थे, बिना दिहाड़ी मजदूरी दिए उनको काम करने पड़ते थे। तो इसके अलावा भी वो जन सामान्य पर भी अपने खर्च चलाने के लिए टैक्स लगाता था। अब है दूसरा वर्ग, द्वितीय स्टेट्स। इसमें कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान था जो फ्रांस का राजा, सबसे इंपॉर्टेंट था राजा। राजा ने अपने राज्य को छोटी छोटी जागीरों में, रियासतों में बांट रखा था। इस रियासतों के जो जागीरदार थे वो सामंत कहलाए थे। हम भारत में सामंत की प्रथा थी, जागीरदार हुआ करते थे। वैसे ही फ्रांस में राजा ने अपने राज्य काज को चलाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में बांट रखा था और इन इकाइयों का शासन चलाने के लिए सामंत नियुक्त किए हुए थे। सामंत वर्ग के जो प्रमुख लोग थे वो थे अर्ल, बैरन, ड्यूक और नाइट। और बैरन, ड्यूक और नाइट, ये जो सबसे बड़े जागीरदार सामंत थे वो अर्ल और बैरन थे। उसके बाद ड्यूक्स और उसके बाद जो छोटी जागीरों वाले नाइट्स होते थे। नाइट्स होते थे, उनके पास घुड़सवार सैनिक होते थे। ये इनके पास अपने इलाके में जागीरें होती थी और ये सब अपनी अपनी जागीरों से टैक्स वसूल करते थे और वे टैक्स राजा के राजकोष में भी उसका कुछ हिस्सा जमा करा देते। इस तरह से जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग भी टैक्स जनता से वसूल करता था। जैसे पादरी वर्ग के बारे में बताया, पादरी
वर्ग जो था उसके पास राजा की दी हुई जागीरें थी, और इसमें वो एक तो बेकार करवाया करता था, दूसरा जनता से टैक्स लिया करता था। जो चर्च द्वारा टैक्स लिया था उसका नाम था टाई। अब कुलीन वर्ग, राजा जो टैक्स लेता था वो डायरेक्ट टैक्सेस थे, और व्यापार पर चुंगियों के द्वारा व्यापारियों से कई तरह के कर वसूल किए जाते थे। जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उसको टाइल कहा जाता था। तो इस तरह से अर्ल, बैरन, ड्यूक और नाइट्स इसके सामंती व्यवस्था के हिस्सा थे, ऊपर से नीचे क्रम में। तीसरा स्टेट था जन सामान्य वर्ग का। जन सामान्य वर्ग में वे लोग आते थे, अब आपने देखा पहले ये भी टैक्स लगा रहा है, ये भी टैक्स लगा रहा है। जन सामान्य वर्ग में या तीसरे स्टेट्स में वे लोग आते थे जो टैक्स देते थे, राजा को भी देते थे और पादरी वर्ग को भी देते थे। इस तरह से जो जन सामान्य का ये तीसरा स्टेट्स था वो टैक्स देने वाला वर्ग था। एक बात, इसके अंदर कौन लोग आते थे? इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये लोग आते थे। ये शिक्षित वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था और नौकरी पेशा करता था, राजकीय सेवाओं में भी लगा हुआ था। तो इस तरह से इसके पास काफ़ी ये वर्ग जो तीसरे स्टेट का था थोड़ा संपन्न वर्ग था। और इसके बाद किसान और कारीगर आते थे। ये मैंने लिखा नहीं आगे, इन दोनों के बीच में यह है किसान और कारीगर। तीसरे वर्ग में ही एक और तबका था जिसको किसान कहते थे। ये किसान वो किसान थे जिनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी। जो ये सामंत लोग थे वो किसानों की सेवा से खुश होकर के कुछ जागीरें उनको दे दिया करते थे, कुछ ज़मीनें किसानों को दे देते थे। कभी कभी किसान ऐसा काम करते थे जिससे कि उनके सामंत खुश हो जाया करते थे। उनकी किसी काम आगे बढ़िया, उनका किसी ने उसकी आज्ञा पालन करके उनके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया तो खुश हो जाते थे। तो किसानों को कुछ ज़मीन दे देते थे तो वो किसान स्वतंत्र हो गए थे। तो उनको अपनी ज़मीन में फसल उगा के जो फसल प्राप्त होती थी उसके मालिक वो किसान खुद होते थे। वो स्वतंत्र किसान थे, उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक थी। और कारीगर जो कि बहुत सारे पेशों से जुड़े हुए थे, चाहे वो हथियार बनाने का काम हो, चाहे वो वस्त्र उद्योग से संबंधित काम हो, या किसी प्रकार का जो हाथ से करने वाले जो काम थे, जो हाथ के काम होते थे, उस हाथ से उत्पादन करने वाले जो लोग थे उनका एक वर्ग था। इनको भी अपने काम की मजदूरी मिल जाया करती थी, पैसा कमाया करते थे। और इसी में जो समाज का जो तीसरा वर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकरों की थी। ये घरेलू नौकर किसी बड़े व्यापारी, वकील आदि घर में भी काम कर सकते थे, सामंतों के घर में काम करते थे। और भूमिहीन मजदूर वो मजदूर थे जो सामंतों की जमीन, जागीरों में काम किया करते थे। इनमें से इन लोगों को बेगार भी करनी पड़ती थी। जैसे राजा कोई सड़क बना रहा है, उस सड़क के निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूर चाहिए होते थे। सामंत अपने गांव के लिए, अपनी जागीरों में कोई निर्माण कार्य करते थे, उनमें काम करने के लिए लोग चाहिए थे। तो ये भूमिहीन मजदूर जो थे इन लोगों से काम करवाया जाता था और इनसे बेगार करवाई जाती थी। बिना वेतन दिए मजदूरी, बेगार उसे कहते हैं। और छोटे किसान जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी, इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इतना कमाना नहीं हो पाता था कि उससे उनका गुजारा चले, तो ये और दूसरे कुछ काम करके अतिरिक्त आय कमाने की कोशिश में लगे रहते। अब जो इनकी डेमोग्राफी क्या थी, किस तरह से समाज में ये तीन वर्ग हैं, इन तीन वर्गों के लोगों के पास जो राज्य में संपत्ति की किस तरह से बंटवारा हो रखा था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दो ऐसे वर्ग थे जिनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 10% थी। 10% आबादी थी इनकी, और इनके पास लगभग जमीन का 60% हिस्सा था। इन दो लोगों के पास 10% पॉपुलेशन है इनकी, और इनके पास जमीन कितनी, 60%। और टैक्स भी वसूल कर रहे हैं, जमीनें भी ज़्यादा हैं और ये
टैक्स ही वसूल कर रहे हैं, यानी जमीनों से भी कमाई हो रही है और टैक्स से भी इनके पास पैसा आ रहा है। और इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं, ये लोग इनको टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं, इनके लिए बेगार भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों के लिए ये लोग कमाने का साधन है। और इनके पास जो आपको बताया था, पैसे वाले लोग और छोटे किसान जो थे, उनके पास जो ज़मीनें थी वो थी राज्य की ज़मीनों का जो लगभग 40% इनके पास ज़मीनें थी और इनकी आबादी थी 90%। यहाँ अंतर समझ में आता है कि 90% लोगों के पास 40% जमीन है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे भारत का समाज है। भारत के समाज में भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे जो पुरानी परंपरा से जागीरदार, जमींदार और चौधरी वगैरह रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, ये हमारे भारत के जो समाज है उसको वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया। इसमें खासकर जो ज़मीनें हमारे देश में जो संपत्तियां हैं वो अधिकतर ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग के पास हैं, या जो उससे अच्छी स्थिति थोड़ी सी उनकी है जो वैश्य वर्ग में आते हैं, जो व्यापारी लोग हैं, बनिया समुदाय जो कहलाता है। तो इसी तरह से फ्रांस को हम देखते हैं कि फ्रांस में जो ऊपर के दो वर्ग थे उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी और जो निचला तबका था उसके पास ज़मीनें कम थी। इन सारा टैक्स का भाग इनको देना पड़ता था। ठीक है बच्चों, मैंने अब आपको फ्रांस की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया। अभी इसमें जो स्टेट्स पर आधारित फ्रांस का जो समाज था वो, उसमें संपत्ति का बंटवारा किस तरह से हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। इस सामाजिक जो स्थिति थी उसका भी फ्रांसीसी क्रांति में बड़ा योगदान था। इस चर्चा को अभी जारी रखेंगे, ये बड़ा लेसन है। अगली वीडियो में मैं फ्रांसीसी क्रांति के अन्य कारणों पर भी आपसे चर्चा करूँगा।